ये कौन सा हम सिस्टम जम्मू कश्मीर में लागू कर रहे हैं? ये कौन सी गुड गवर्नेंस की हम बात कर रहे हैं? ये कौन से अच्छे दिनों की हम बात कर रहे हैं पल्लवी जी? मेरी समझ से ये सब बाहर है। जिस तरह जम्मू को हर खित्ते में इग्नोर किया जा रहा है, मुझे लगता है कि सफिशिएंट इशारा है सरकार को कि अभी भी वक्त है। आप जम्मू की एस्पिरेशंस का ध्यान रखिए, वरना वो दिन दूर नहीं, चुनाव तो आने ही वाले हैं। तो फिर ये जम्मू की अवाम है, आपको मालूम है, आपने 2008 में लोगों का गुस्सा तो देखा ही था कि जम्मू में कैसे लोगों ने रिएक्ट किया था, किस तरह लोगों ने तिरंगा पकड़ के तवी के भाव को ना देखते हुए भी लोग तवी में जंप कर गए थे, पुल के ऊपर से छलांगे लगाई थी। ये वो जम्मू है। सरकार दावे कर रही है तरक्की के, और वहीं जम्मू की जितनी भी एसोसिएशंस हैं, बाजार एसोसिएशंस हैं, उन्होंने 22 सितंबर को कॉल दे दी है बंद की। उनका ये कहना है कि सरकार हमारे बारे में सोच ही नहीं रही। वहीं जो काम जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी और जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जम्मू में कर रही है, वो किस तरीके का काम है, जिसको लेकर लोगों में सुनने को ये आ रहा है कि जो अवामी मसाइल हैं उन्हें हल करने की जगह अपने ही प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं वरिष्ठ वकील शेख शकील। शकील साहब, सबसे पहले यही कि 22 सितंबर को बंद की कॉल दी है। जम्मू बंद की कॉल जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्रीज ने ही नहीं बल्कि और भी कई एसोसिएशंस हैं, बाजार एसोसिएशंस हैं, उन्होंने मिलकर दी है। अभी जो सुनने में आया है कि जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन से भी बातचीत चल रही है कि आप भी इस बंद में हमारे साथ देंगे या नहीं देंगे। तो कैसे देखते हैं कि जहाँ बातें तरक्की की हो रही हैं, वहीं ये बंद की कॉल दी जा रही है? पल्लवी जी, आज मुझे लगता है कि वो कहते हैं ना डी डे, आज 5 अगस्त 2019 के बाद जो बड़े बड़े दावे किए गए थे कि जम्मू का विकास करना है, जम्मू की तरक्की करनी है, जम्मू में डेवलपमेंट करनी है, मुझे लगता है आज उसका भांडा जो है वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने फोड़ दिया है। देखिए, जम्मू के 2 प्रेशर ग्रुप हैं पल्लवी जी, एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, दूसरी हमारी जे.एंड.के हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू, जो जम्मू की हमेशा एस्पिरेशंस का ध्यान रखती है। जम्मू की सोशो इकोनॉमिक कल्चरल डेवलपमेंट के इश्यूज़ के ऊपर इनकी अक्सर नज़र रहती है। आज आप देखिए कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जम्मू बंद का आह्वान किया है। ये आज कोई मामूली बात नहीं है। जो लोग सिविल सेक्रेटेरिएट में बैठे हैं, मुझे लगता है ये उनकी वर्किंग के ऊपर ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है पल्लवी जी। आज आप देखिए, बात ये नहीं है कि आज 100 मार्ट्स खुलने की बात हो रही है। आप देखिए जम्मू का नुकसान कितना हुआ। आज जम्मू का एक जो घोड़े वाला जो तवी से रेता उठाता था, बजरी उठाता था, आज वो अपने घर के सामने जो तवी है, आज वो वहाँ से रेता नहीं उठा सकता। आप देखिए, थोड़े दिन पहले कठुआ में एक सरपंच ने डिविजनल कमिश्नर के सामने खनन माफिया के बारे में जो विचार प्रकट किए, पूरे जम्मू ने सुने। आप देखिए किस तरह एक नेक्सस यहाँ पे काम कर रहा है, किस तरीके से आप देखिए कि बाहर के लोगों ने यहाँ पे माइनिंग का काम लिया, किस तरीके से हमारे जो शराब के जो व्यापारी थे बाहर की राज्यों से आकर यहाँ पे काम लिया। जब हमारी इस अर्स्टवाइल रियासत के जो रिसोर्सेज हैं, इसी तरीके से अगर बाहर के लोग ले जाएंगे तो हमारे जो वसाइल हैं, जिनके ऊपर हक किसका है, पहला हक किसका, आप मुझे बताइए। आज आप देखिए कि जम्मू भारतीय सरकार ने जॉब्स को भी और लैंड को भी और स्टेट सब्जेक्ट को भी लद्दाख यूनियन टेरिटरी के लिए प्रोटेक्ट किया है। तो लेकिन जम्मू जो एक इतनी फर्टाइल कॉन्स्टिट्यूएंसी है भारतीय जनता पार्टी की और केंद्रीय सरकार की, उसके साथ ये स्टेप मदरली ट्रीटमेंट क्यों हो रहा है? आज आप देखिए जम्मू के व्यापारी, जम्मू के लोग, जिन्होंने 5 अगस्त 2019 के फैसले को लब्बैक कहा, उन्होंने कहा कि हम भारत सरकार के साथ हैं, हम अमित शाह जी के साथ हैं, मोदी जी के साथ हैं। लेकिन जिस तरीके से जम्मू की एस्पिरेशंस के साथ एक के बाद एक जो खिलवाड़ होता गया, आज आप देख रहे हैं उसका नतीजा क्या है। दरबार मूव पे भी आना चाहेंगे कि दरबार मूव पहले जब बंद होने की बात होती थी तो जम्मू से आवाज़ें उठ जाती थी कि हम ये बंद बर्दाश्त नहीं करेंगे,
और जिन पार्टीज़ ने अब ढोल नगाड़ा पीटा है कि हमने दरबार मूव खत्म कर दिया, वही पार्टीज़ जो हैं वो प्रोटेस्ट करती थी कि दरबार मूव खत्म तो हम नहीं होने देंगे। तो अब दरबार मूव को लेकर भी जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री बार बार बोलता रहा है कि जम्मू चैम्बर ऑफ कि हमें दुकानदार जो कहते हैं कि दरबार मूव को लेकर कोई क्लैरिटी से तो सरकार सामने आए कि आपने जो ये किया है इसका जो कॉन्सिक्वेंसेज हमें फेस करने पड़ेंगे, उसका हर्जाना कौन भरेगा। और वहीं अगर बात करें जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की, तो दरबार मूव को लेकर जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का भी एक जो है वो फिक्स स्टांस रहा है। अब ये जो दरबार मूव का फैसला लिया गया है उसको लेकर भी शांति चुप्पी। देखिए, जिस परिसर में हम लोग खड़े हैं, हाई कोर्ट का परिसर, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू ने एक हिस्टोरिक एजिटेशन डीके खजूरिया साहब की सदारत में लड़ा था और उस एजिटेशन की जो लीडरशिप थी वो बाहर थी और जम्मू के तमाम व्यापारी वर्ग ने, जम्मू के तमाम, मैं ये कहूँगा, जो फिलंथ्रोपिस्ट थे, सोशल एक्टिविस्ट थे, दुकानदार थे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स थे, बार के झंडे के नीचे उस वक़्त डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सरकार का जो फैसला था कि दरबार जो है वो कश्मीर में रहेगा, जम्मू ने एकजुट होकर इस दरबार मूव को जम्मू में लाने की बात की थी। लेकिन आज बड़े अफसोस से मुझे कहना पड़ रहा है, आप देखिए जम्मू में कौन सा ऐसा वर्ग है जिसने इस फैसले की मुखालफत नहीं की है। आप मुझे बताइए, आप रघुनाथ बाज़ार बिजनेसमैन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के व्यूज़ आप सुन लीजिए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट के व्यूज़ ये हैं कि उनको किसी आला हुकाम से, अगर हुकाम से मिलना है उनको वक्त नहीं मिलता, अगर वो किसी बड़े ऑफिसर से मिलना चाहते हैं उनको वक्त नहीं दिया जाता। आप मुझे एक चीज़ बताइए, अगर जम्मू के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट को अगर किसी ऑफिसर से मिलने के लिए वक्त नहीं दिया जा रहा है तो ये क्या आप समझते हैं। और जहाँ तक जम्मू, आप मुझे एक चीज़ बताइए, हम जम्मू को किस तरफ ले जाना चाहते हैं। जम्मू का सारा व्यापार ख़त्म हो गया और आज जो हमारा छोटे वर्ग का जो जो व्यापारी है, आज आप देखिए सभी लोग चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, जम्मू की जितनी भी छोटी छोटी एसोसिएशंस हैं, उन तमाम लोग जो थे आज वो चैम्बर हाउस में। और इसके बाद मुझे अभी ये भी पता चला है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो टीम है, अभी अभी हमारे बार के अध्यक्ष एम के भारद्वाज साहब से भी मिले हैं। अभी क्या फ़ैसला हुआ है, क्या बार ने सपोर्ट एक्सटेंड की है, ये भी थोड़ी देर में मुझे लगता है आपको मालूम भी हो जाएगा। तो मुझे ऐसा ये लगता है कि जो जम्मू के साथ हम तो अक्सर बात करते हैं, तो आज सबसे बड़ा जो पल्लवी जी जो अफसोस की बात ये है, जो तंजीम, जिस तंजीम ने पिछले 50 साल जम्मू के साथ भेदभाव का नारा लगाया, जिस तंजीम ने हमेशा जम्मू की डिस्क्रिमिनेशन की बात की, आज वो लोग सीट ऑफ पावर पे हैं। आज उन लोगों के हाथ में जम्मू की भागदौड़ है। और मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूं पल्लवी जी, 5 अगस्त 2019 की अमित शाह जी की पार्लियामेंट की तकरीर, उन्होंने कहा था कि 2 मुद्दे हैं जो हमें, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन जम्मू कश्मीर की चेंज करनी पड़ रही है, एक यहाँ का अलगाववाद और दूसरा भ्रष्टाचार। आज आप मुझे बताइए कि अलगाववाद की क्या पोजीशन है, उसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। और जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात है, आप देखिए क्या हो रहा है कि म्यूनिसिपल फ्लैट्स इलीगली अलॉट हो रहे हैं, प्राइम जेडीए लैंड जो है वो सिलेक्टिवली करोड़ों रुपए की ज़मीन फ्री ऑफ कास्ट अलॉट हो रही है। उस पर भी आएंगे कि वो जो ज़मीन अलॉट की गई उसको लेकर आपने भी कई बार बात की, लेकिन वो ऑर्डर जो था वो 2015 का ऑर्डर था, बात उस पर हो रही है 2021 में। ऐसा क्यों? क्योंकि पोर्ट्रे ये किया जा रहा है कि अभी ये गवर्नर शासन में ये सब कुछ किया जा रहा है, जानबूझ के ये सारी चीज़ें जो हैं, ये बाबूशाही का जब कंट्रोल है उस समय किया जा रहा है। ये हुआ तो ये 2015 में था। पल्लवी जी बिल्कुल सही बात फरमाई आपने। जून 2015 में, मैं सिर्फ देखने वाले और सुनने वालों को ये बता देना चाहता हूँ कि उस वक्त सरकार किसकी थी। जून 2015 में भारतीय जनता पार्टी और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार थी। और उस टाइम हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री किसके पास थी? जम्मू के पास थी। और कौन थे हमारे हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर? हमारे सन ऑफ द सॉइल, हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर डॉक्टर निर्मल सिंह साहब जो थे, उनकी अध्यक्षता में ये जो 74th बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई 11 जून 2015 को, जिसमें फैसला किया गया 4.37 कनाल ज़मीन फ्री ऑफ कास्ट नटरंग जम्मू को अलॉट की गई। क्या ये ज़मीन जो पब्लिक की लैंड है और जेडीए जिसकी कस्टोडियन है, क्या करोड़ों रुपए की ज़मीन आप एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन को दे रहे हैं? और किसके द्वारा? जेडीए द्वारा, जिसको वैसे भी अपनी ज़मीन की कोई परवाह नहीं है,
जेडीए को सिर्फ एक ही चीज़ की परवाह है कि किसी गरीब का जो कुल्ला है उसके ऊपर पीला पंजा जो है वो कैसे चलाना है, कैसे एक टी स्टॉल को गिराना है। लेकिन अवैध कब्जे, जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, उन्होंने बड़े बड़े महल कैसे बनाए हैं, उसके ऊपर जेडीए का कोई ध्यान नहीं। जहाँ तक इसको लेकर भी बलवंत ठाकुर जो हैं, जो नटरंग के फाउंडर मेंबर हैं, उन्होंने जब कहा, एक वीडियो भी की, उन्होंने बताया कि एक प्रपोजल मूव हुआ था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था, प्रॉपर्ली बताया गया था ये किस तरीके से, इसमें गवर्नमेंट का कितना रोल रहेगा, उनका कितना रोल रहेगा। एक पार्टनरशिप के साथ एक प्रपोजल जो है वो मूव हुआ था, उसके बाद ये लैंड अलॉट हुई है। और अगर कल्चरल सेंटर बनता भी है तो उसमें जम्मू का ही फायदा है, उसको जम्मू के लोग इस्तेमाल करेंगे उस कल्चरल सेंटर को भी। दिक्कत यहाँ पर क्या है? दिक्कत ये है, मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि स्टेट लार्जेस्ट, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन सच ए फैशन इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री बाय एन अथॉरिटी विच इज़ एस्टैब्लिश अंडर द डेवलपमेंट एक्ट। आप मुझे बताइए, कल को मुश्ताक काक जी आएंगे, वो कहेंगे मैं भी कल्चर को प्रमोट कर रहा हूँ, आप मुझे भी 5 कनाल फ्री ऑफ कास्ट दे दीजिए। दीपक जी हैं रंगमंच के, वो भी आएंगे, वो कहेंगे मुझे भी 10 कनाल दे दीजिए, मेरे पास भी एक बड़ा शानदार प्रपोजल है। तो ये जो भू माफिया से जो जेडीए ने 40,000 कनाल ज़मीन जो रिट्रीव हुई है हाई कोर्ट की इंटरवेंशन से, तो क्या आप बिना किसी पॉलिसी के आर्टिकल 14 और 16 को आप तवी में फेंक देंगे और आप ब्लू आइड लोगों को पकड़ पकड़ कर आप इस तरह फ्री ऑफ कास्ट करोड़ों की ज़मीन आप फ्री ऑफ कास्ट देंगे? आप मुझे बताइए, क्या नटरंग के पास फंड्स नहीं है? नटरंग क्यों नहीं अपने जितने भी फंड्स हैं, जो करोड़ों रुपए उनके पास है, उसको पब्लिक क्यों नहीं करती? आप खुल के क्यों नहीं आप ये चीज़ बताते? और दूसरी बात, व्हाट इज़ द पॉलिसी ऑफ द जेडीए? देखिए, सुप्रीम कोर्ट कहती है जब आपको स्टेट लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूट करना है, जब आपको कोटास देने हैं, जब आपको लाइसेंसेस देने हैं, जब आपको पेट्रोलियम आउटलेट्स देने हैं, देयर हैज़ टू बी ए ट्रांसपेरेंट क्राइटेरिया। आप मुझे बताइए, क्या जेडीए के पास ऐसा क्राइटेरिया है कि कल अगर मुश्ताक काक दरखास्त लेके जाएंगे, दीपक जी जाएंगे, क्या रस्सा जाबदानी कल्चरल लिटरेरी सोसाइटी जाएगी, क्या जेडीए इसी तरह 5-5 कनाल जो है लैंड बैंक अपना फ्री ऑफ कास्ट बांटती जाएगी? क्या ये मंजूर है? एक खास तौर पर एक ऐसे देश में जहाँ हाई कोर्ट्स हैं, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है और जहाँ पर फैसले हैं। आप देखिए, हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे चंद्रशेखर, उन्होंने कोई 2,500 कनाल विलेज पंचायत की भोंडसी में हरियाणा में एक बहुत बड़ा फार्म हाउस बनाया था और वो कहते थे मैं समाज की सेवा कर रहा हूँ। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको अविक्ट किया, हरियाणा सरकार को ज़मीन वापस दी और कहा कि ये विलेज पंचायत की ज़मीन है, उनको वापस मिलनी चाहिए। ये ज़मीन जो है, ये जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी की ज़मीन नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के अवाम की ज़मीन है। अगर ठाकुर साहब ने वहाँ पे कल्चरल सेंटर बनाना है तो जो उसकी मार्केट वैल्यू है उसको दें, किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। आप मुझे जाइए, आप एक आम आदमी आप देख लीजिए, अगर जाके दरख्वास्त देता है कि जेडीए को कि मैं वहाँ पे स्कूल खोलना चाहता हूँ, मैं कोई यूनिवर्सिटी खोलना चाहता हूँ, अगर जेडीए के पास कोई पॉलिसी है फ्री ऑफ कास्ट, मुझे बता दीजिए, हम भी जाते हैं जेडीए के पास। लेकिन एक आम आदमी के लिए ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। आम आदमी की क्योंकि आपने बात की, किस हद तक आप सही समझते हैं कि एक जगह तो ये लैंड अलॉट कर दी गई, वहीं जहां फ्री ऑफ कॉस्ट लैंड अलॉट करनी चाहिए थी, यानी कि मामला है जो साइटलेस बच्चियों के लिए एक स्कूल है जम्मू कश्मीर में, जिसके साथ ही में जेडीए की जगह है, जिस जगह को लेकर ये कहा जा रहा था कि उसको लेने के लिए जद्दोजहद वो स्कूल कर रहा था, लेकिन वो जगह जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को अलॉट कर दी गई और जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन अब वहाँ पर कोई एनिमल शेड बनाने वाला है। साइटलेस बच्चियों के लिए, डिसेबल्ड बच्चियों के लिए वो एकमात्र ऐसा स्कूल जम्मू कश्मीर में चल रहा था जिसमें हॉस्टल फैसिलिटी भी थी, बच्चियां वहाँ पर पढ़ भी रही थी। और उस स्कूल के जो लाइसेंस है उसके रिन्यूअल के लिए, यानी कि जो उसको सर्टिफिकेशन मिली है, जो उसको रिकॉग्निशन मिली है बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से, उसके रिन्यूअल के लिए उन्हें ज़रूरी है कि वो ज़मीन उनको मिले। अलॉटमेंट का प्रोसेस भी चल रहा था लेकिन लैंड उनको नहीं मिली। किस हद तक आप ये जायज़ समझते हैं कि जहाँ वो ज़मीन मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, वहीं दूसरी ओर ज़मीनें बांटी जा रही? देखिए, बहुत ही मैं ये कहूँगा अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है पल्लवी जी, कि जो बेज़ुबान लोग हैं, जो वॉइसलेस लोग हैं, उनको हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। और मैं आपको ये बता दूं, हमारे कंट्री के टॉप विजुअली इम्पेयर्ड जो लॉयर थे, सीनियर एडवोकेट, वो इस हाई कोर्ट में आए थे, रोंगटा साहब। और ऑनरेबल जस्टिस DS ठाकुर साहब ने बड़ी सिग्निफिकेंट डायरेक्शंस उस केस में, जिसे कहते हैं, जारी की हैं। ही हैज़ डायरेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कमेटी आल्सो टू लुक इनटू द एंटायर एपिसोड। आप मुझे एक चीज़ बताइए, बेज़ुबान लोगों के लिए इनके पास ज़मीन नहीं है, और दूसरी तरफ
जो कैटल पाउंड 96 कनाल ऑफ लैंड जिसके लिए आइडेंटिफाई हुई है, और वो भी हाई कोर्ट की इंटरवेंशन से, विलेज करंडी खर्द आईआईटी जगटी के आगे, उसके ऊपर तो ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन काम नहीं कर रही। और इसके बरक्स आपको याद होगा पल्लवी जी, मैं थोड़ा सा पीछे आपको ले जाऊंगा, ये वही जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है जिसने गांधीनगर हॉस्पिटल के सामने 9 फ्लैट्स, म्यूनसिपल फ्लैट्स 900 रुपये किराए के ऊपर बड़े बड़े सीनियर ब्यूरोक्रेट्स को अलाट किए हैं, और जो अलाटमेंट जो है वो हाई कोर्ट ने जिसको अभी क्वैश किया है। तो कहने की ये बात है, हमें बताया जाता है कि बहुत अच्छा काम चल रहा है, और इनके एक्शंस जो हैं वो हाई कोर्ट क्वैश कर रही है, और दूसरी तरफ से डिसेबल लोगों के साथ क्या ट्रीटमेंट हो रही है। हमारे एक ही जम्मू खिते में डिसेबल लॉयर हैं सूरज सिंह, 2011 से वो 2 कमरों की अलाटमेंट के लिए इस हाई कोर्ट में 3rd राउंड ऑफ लिटिगेशन जो है वो कंटेस्ट कर रहे हैं। एडवोकेट सूरज सिंह, हु इज़ द 100% विजुअली इम्पेयर्ड लॉयर, और जम्मू कश्मीर सरकार कहती है कि अगर सूरज सिंह को हमने गवर्नमेंट क्वार्टर दे दिया, इट शैल फॉर्म ए प्रेसिडेंट। एक नाबीना एडवोकेट के लिए इनके पास रिहाइश के लिए क्वार्टर नहीं है, जबकि 73 गवर्नमेंट बंगलोज, मिनिस्ट्रियल बंगलोज, ए टाइप बी टाइप की कोठियों में अनऑथोराइजली हमारे एक्स मिनिस्टर्स, हमारे एक्स एमएलएस, डिस्पाइट डिवीजन बेंच डायरेक्शंस इन February 2021, दे आर कंटिन्यूइंग अनऑथोराइजली। हम किस सरकार की बात कर रहे हैं? हम किस इंसाफ की बात कर रहे हैं? हम कौन सी गुड गवर्नेंस की बात कर रहे हैं? मैं एलजी साहब को गुजारिश कर के थक गया हूं कि ये 73 बंगले एलजी साहब खाली करवाइए। ये कब खाली होंगे? जब नई सरकार आएगी। क्या उस वक्त खाली होंगे? ये कौन सा हम सिस्टम जम्मू कश्मीर में लागू कर रहे हैं? ये कौन सी गुड गवर्नेंस की हम बात कर रहे हैं? ये कौन से अच्छे दिनों की हम बात कर रहे हैं पल्लवी जी? मेरी समझ से ये सब बाहर है। जो अभी बंद की कॉल दी गई है, आपको लगता है कि ये शुरुआत है उस ऑपोजिशन की, जो ऑपोजिशन अभी तक मिसिंग था जम्मू कश्मीर में, कि सरकार तो फिलहाल कोई है नहीं, लेफ्टिनेंट गवर्नर का शासन है, तो ऑपोजिशन जब तक ना हो तब तक सरकार को भी मालूम नहीं चलता है कि हम क्या गलत कर रहे हैं। इस समय आपको लगता है कि ये जो बंद की कॉल दी गई है एक पहल हुई है, इसके बाद अभी और भी बहुत कुछ होना बाकी है? पल्लवी जी, इसको मैं अपोजिशन की कोई अचीवमेंट नहीं कहूँगा। ये जम्मू के अवाम का रोष है, ये जम्मू के लोगों का गुस्सा है। जम्मू की माओं ने, बहनों ने शराब के ख़िलाफ़ कितना प्रोटेस्ट किया, किसी ने नहीं सुना यहाँ जम्मू में। यहाँ पे आप देखिए, खनन माफिया के ख़िलाफ़ लोगों ने आवाज़ उठाई, किसी ने यहाँ किसी की आवाज़ नहीं सुनी। डोमिसाइल के ऊपर लोगों ने प्रोटेस्ट किया, यहाँ किसी ने किसी की आवाज़ नहीं सुनी। यहाँ पे आज जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट है वो कहता है मुझे क्लास 4 के लिए अप्लाई करने दीजिए। जम्मू कश्मीर में इतनी खस्ता हालत जो है ना पढ़े लिखे बच्चे की, कभी नहीं हुई। यहाँ पे एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस जेके बैंक का, जिसको ट्रांसपेरेंट तरीके के साथ कंडक्ट किया गया, उसको कलअदम करार दिया गया। क्यों? कहा गया नहीं जम्मू के ज़्यादा सिलेक्ट हुए, कभी कहा नहीं जी श्रीनगर के ज़्यादा सिलेक्ट हुए। इस किस्म का माहौल जम्मू कश्मीर में कभी ऐसा नहीं पहले हुआ, और इस किस्म के अच्छे दिनों की तवक्को हमने कभी नहीं की थी। जैसे मैंने कहा, क्या ये पहल है अब? इसके बाद और भी बहुत कुछ होना बाकी है, या आपको लगता है कि इसे भी, इस प्रोटेस्ट को भी उस तरीके से कंसिडर नहीं किया जाएगा जिस तरीके से गवर्नमेंट लेवल्स पर करना चाहिए? मुझे लगता है कि जो लोग दिल्ली में बैठे हुए हैं, जो दिल्ली दरबार में हैं, मुझे लगता है ये उनके लिए एक बहुत बड़ा इशारा है कि ये वो फर्टाइल कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो भारतीय जनता पार्टी को 25 सीटें अगर दे सकती है, तो ये जो लोग क्लेम कर रहे हैं कि आने वाला मुख्यमंत्री जो है वो भारतीय जनता पार्टी का होगा, तो मुझे लगता है कि उनको आज की इस डेवलपमेंट से, जिस तरीके से चैम्बर ऑफ कॉमर्स और जिस तरीके से अभी बार के साथ भी मीटिंग चली, अभी उसका आउटकम पता चलेगा। मुझे लगता है कि अगर जम्मू के 2 प्रेशर ग्रुप अगर जिस तरीके से जम्मू की एस्पिरेशंस की बात कर रहे हैं और जिस तरह जम्मू को हर खित्ते में इग्नोर किया जा रहा है, मुझे लगता है कि सफिशेंट इशारा है सरकार को कि अभी भी वक्त है, आप जम्मू की एस्पिरेशंस का ध्यान रखिए, वरना वो दिन दूर नहीं, चुनाव तो आने ही वाले हैं। तो फिर ये जम्मू की आवाम है, आपको मालूम है, आपने 2008 में लोगों का गुस्सा तो देखा ही था कि जम्मू में कैसे लोगों ने रिएक्ट किया था, किस तरह लोगों ने तिरंगा पकड़ के तवी के भाव को ना देखते हुए भी लोग तवी में जंप कर गए थे, पुल के ऊपर से छलांगे लगाई थी। ये वो जम्मू है पल्लवी जी। आखिर में यही कि क्या गलती इसमें आप केवल भारतीय जनता पार्टी की मानते हैं? आप मानते हैं कि जो ऑपोजिशन का होना बड़ा ज़रूरी है किसी भी जगह पे, जो रीजनल इश्यूज़ हैं उन्हें उठाने के लिए, वो ऑपोजिशन भी कहीं इन सभी इश्यूज़ के बीच में नज़र नहीं आई? देखिए, अपोजिशन की कुछ वो कहते हैं ना, कुछ तो कमज़ोरियाँ रही होंगी, मैं इसको कहूँगा कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। अपोजिशन भी जिसे कहते हैं खुल के जो जम्मू के जो मुद्दे हैं
उनको उठाना चाहिए और उठाते नहीं हैं, क्योंकि जब वो सरकार में थे उनसे भी कुछ गलतियाँ हुई हैं। तो वो कागज़ात जो है ना, वो भारतीय जनता पार्टी कागज़ात सँभालने में बड़ी मशहूर है। तो वो सारी फ़ाइलें जो है ना, वो प्रॉब्लम यही है कि उनकी फ़ाइलें जो हैं वो सरकार के पास पड़ी हैं। तो भई आपने देखा सोनू सूद की किस तरह ट्रीटमेंट हुई, तो इसलिए इनको डर लगता है, क्योंकि एक-एक बंदे के पास 2-200 कनाल ज़मीन है, 500-500 कनाल के बड़े-बड़े फार्म हाउस हैं, बिज़नेस हैं, स्टोन क्रशर हैं, बड़ी-बड़ी जायदादें हैं। अपोज़िशन अपोज़िशन करने के लिए, मुखालफ़त करने के लिए आदमी का फ़क्कड़ होना बड़ा ज़रूरी है। आदमी का दीवाना होना बड़ा ज़रूरी है। वो दीवानों की कमी आज जम्मू में है। अगर जम्मू में इस टाइम लीडर होता तो वो लीड करता, लेकिन जो लोग जम्मू की बात करते थे, आज वो खुद महलों में रह रहे हैं। तो वो एक आम आदमी की क्या बात करेंगे पल्लवी जी, आप मुझे एक चीज़ बताइए। जब आप खुद ही एम्यूनिशन डिपो के पास घर बना लेंगे, तो आप जम्मू की बात कब करेंगे? जब आपके 5-5 घर होंगे जम्मू में, तो आप एक आम आदमी का दर्द, एक छोटे दुकानदार जो जम्मू का है, उसका दर्द, उसका एहसास आप कैसे करेंगे? और वैसे भी एहसास की, फीलिंग की कहीं पे भी आज तक दवाई जो है, वो बनी नहीं है। और मैं बार-बार यही चीज़ कहता हूँ, जम्मू की सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है, जम्मू हैज़ फेल्ड टू प्रोड्यूस द लीडरशिप। ये वो जम्मू है कि जब मैडम महबूबा और डॉक्टर निर्मल सिंह कहीं बसोली में थे, किसी जलसे में थे, तो डॉक्टर निर्मल सिंह की मौजूदगी में महबूबा जी ने कहा, जम्मू लैक्स द लीडरशिप, और निर्मल सिंह जी वहाँ पे खामोश बैठे हुए थे। वहाँ पे उठना चाहिए था, उनको ये चीज़ कहनी चाहिए थी, मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर हूँ, मैं जम्मू का लीडर हूँ, मैं जम्मू की आवाज़ हूँ। लेकिन बदकिस्मती की आवाज़ ये है, बात ये है, आज जम्मू में जो लोग जम्मू की बात करते थे पल्लवी जी, आज वो अपने मफाद के लिए जम्मू के साथ एक के बाद एक जिसे कहते हैं, जो जम्मू को गिफ्ट मिलते जा रहे हैं। अभी आप देखिए, थोड़ी देर इंतज़ार कीजिए, अभी प्रॉपर्टी टैक्स भी आएगा। अभी और बड़े टैक्सेस यहाँ पे आएँगे, क्योंकि यूटी है ना, क्योंकि हमने यूटी माँगी थी। कभी आपने सुना है कि 12वीं के बाद कोई 10वीं में आता है? लोग यूटी से राज्य का दर्जा माँगते हैं, लेकिन हमारी डिमोशन हुई, क्यों? क्योंकि यहाँ भ्रष्टाचार था। और अब कितनी क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन है, मुझे इसके ऊपर और टिप्पणी करने की कोई ज़रूरत नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना कि जम्मू में जो जम्मू बंद की कॉल दी गई है, वो एक शुरुआत है, वो एक इंडिकेटर है कि जो कुछ भी जम्मू में हो रहा है वो सही नहीं है। इस समय भी जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन बातचीत कर रहे हैं कि क्या इस जम्मू बंद की कॉल में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू जेसीसीआई के साथ होगा या नहीं होगा। और वहीं जो दुकानदार है वो परेशान है, जो आम आदमी है वो परेशान है, लेकिन ऑपोजिशन खामोश है।